उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार कार्य कर रहा है। आने वाले विज्ञापन के लिए आयोग के द्वारा सिलेबस को भी अपडेट किया गया है। ये सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। ये सिलेबस जो है ये है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस प्रशिक्षित स्नातक। इसको आप ऐसे समझिए कि जो आपका टीजीटी का एग्जाम होता है, टीजीटी में जो सोशल साइंस का आपका पेपर होगा, सोशल साइंस टीजीटी, ये उसी का सिलेबस है। आयोग के द्वारा ऐसा बताया गया है कि 2026 से आने वाले जो भी विज्ञापन होंगे उसमें इसी सिलेबस को पढ़ना है, इसी सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट का ग्रुप होता है और इन 4 सब्जेक्ट के ग्रुप में से आप किसी 2 सब्जेक्ट के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपका 2 सब्जेक्ट वो इतिहास हो, भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र के साथ आपका सिविक्स हो। ये कॉम्बिनेशन सबका अपना अलग अलग होता है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा इस सोशल साइंस के सिलेबस में इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है कि आप इकोनॉमिक्स में बेहतर कर पाए। क्योंकि आप सभी को यह भी पता है कि इस बार आयोग ने जीएस को भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी सोशल साइंस की, तो कहीं ना कहीं आपको जीएस वाले में भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से आपका शुरू होता है अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र में इन्होंने लिखा हुआ है आर्थिक सिद्धांत। इसको आप ऐसे समझिएगा कि यहां से आपके सिलेबस में शुरुआत होती है किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। परिभाषाओं से सवाल पहले आते रहे हैं, अब आएंगे कि नहीं, ये आयोग की मंशा पे निर्भर करेगा कि वो कैसा क्वेश्चन पेपर बनवाता है। तो परिभाषाएं आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि सिलेबस में है। अच्छा, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण जो होता है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। चलते चलते आप पहुंच जाओगे लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड को ढंग से पढ़ोगे, इसी में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी पढ़ डालोगे और फिर आगे आप पहुंच जाओगे कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में आप ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ोगे, जो मार्शल महोदय ने कार्डिनल यूटिलिटी की बात किया था। उसके बाद आपकी गाड़ी पहुंचेगी कहां पे? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे, जो कि ऑर्डिनल थ्योरी है ना। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ोगे और ये देखोगे कि भाई इस सिद्धांत के अनुसार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां और कैसे प्राप्त करेगा, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन। फिर यहीं पे एक विवादित टॉपिक आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इसको पढ़ोगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ किताबों में लिखा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा। कई बार ये भी विवाद उठा कि इनकम इफेक्ट जो है वो गिफिन गुड की स्थिति में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके लिए प्रॉपर मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया है, आज के 4 साल पहले, आप नहीं देखे हो देख सकते। आगे बढ़ोगे, यहाँ पे सैमुअलसन महोदय के द्वारा दी गई रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि प्रकट अधिमान सिद्धांत पढ़ोगे और ये देखोगे कि सैमुअलसन की इस थ्योरी के अंतर्गत कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। फिर आगे आप पहुंचोगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और इसी में आगे आप पढ़ोगे रिटर्न टू स्केल, 3 स्थितियां, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन में पहुंच जाओगे आप, उत्पादन फलन में समुत्पाद वक्र क्या है इसको पढ़ोगे, क्या है कैसे है। इसी में इन्होंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरी सलाह मान के कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ लेना, क्योंकि आयोग बड़ा मजेदार काम कर रहा है। सिलेबस को न ध्यान में रख के सवाल बना रहा है। इस बार के टीजीटी की परीक्षा में इन्होंने ग्रोथ के एके मॉडल से सवाल दिया जो दूर दूर तक पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। टीजीटी की तो बात ही क्या करें, है ना। तो कॉब डगलस भाई साहब को पढ़ लेना ढंग से। माल्थस के सिद्धांत को पढ़ोगे और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को पढ़ोगे। आगे बढ़ेंगे, मार्केट में पहुंच जाएंगे आप। मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता, है ना, एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता, इन तीनों को पढ़ोगे
और ये देखोगे कि इन तीनों ही बाजार स्थितियों में फर्म की संतुलन की क्या क्या शर्तें होंगी। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी मार्केट में आप थोड़ा सा परिचय के लिए ही सही लेकिन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आयोग की बातें जो हैं, इसमें आयोग का जो क्रियाकलाप है वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है। तो मेरी सलाह मान के आप थोड़ा सा अल्पाधिकार वगैरह भी पढ़ लेना, थोड़ा सा द्वयाधिकार भी पढ़ लेना, है ना, जो इसके मॉडल वगैरह हैं कौन किसने दिया, इनको भी पढ़ लेना, ताकि सवाल आए तो ये ना सोचो कि काश हमने उसको पढ़ा होता। तो मार्केट पढ़ लेना ओवरऑल, है ना, बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन इन सबको भी बेसिक बेसिक जानते रहो। अच्छा, आगे इसी में आप बढ़ोगे तो ये आपका फैक्टर प्राइसिंग है, जहां पे आपको लगान के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने होते हैं, ब्याज के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने होते हैं, ठीक है, लाभ के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने होते हैं और मजदूरी के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने होते हैं। अब इन्होंने सिलेबस में क्या लिखा है उसको छोड़ो, आप ये देखो कि लाभ के कितने सिद्धांत हैं, किसने किसने दिया है, सब पढ़ो। सिलेबस ना सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है, पढ़ाई आपको ढंग से करनी पड़ेगी। तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है कंप्लीट। आगे आप बढ़ोगे तो आगे इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है मौद्रिक अर्थशास्त्र, मुद्रा क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, मुद्रा की मांग क्या है ना, मुद्रा की पूर्ति क्या है, मुद्रा की पूर्ति को कैसे निर्धारित करोगे, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में आगे आप मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो फिशर का अप्रोच है उसको पढ़ोगे, और फिशर के बाद जो कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण आता है उसको भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत कीन्स महोदय का भी देख लेना, फ्रीडमैन का भी थोड़ा देख लेना, क्या भरोसा है इस आयोग का कहां से सवाल बनवा देगा, है ना। तो बिल्कुल सिलेबस में बंध के पढ़ाई ना करना, मेरी सलाह है कि थोड़ा सा सिलेबस के बाहर भी कोशिश कर लेना। इन्फ्लेशन तो भाई आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में जाके इन्फ्लेशन को पढ़ना। इन्होंने तो सिर्फ एक पॉइंट में लिख दिया है मुद्रास्फीति, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पॉइंट पे पढ़ोगे ना, सिर्फ एक पॉइंट पे पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए डिटेल में पढ़ना, ठीक है। मुद्रास्फीति की जितनी भी बातें हैं सब ढंग से। उसके बाद आप व्यापारिक बैंकों में पहुंच जाओगे, व्यापारिक बैंकों के कार्य वगैरह को देख लेना, ये देखना कि व्यापारिक बैंक साख का सृजन कैसे करती हैं। चलते चलते आप सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया के लिए बात करें तो आरबीआई में पहुंच जाओगे, और आरबीआई को ढंग से पढ़ लेना। ये देखना कि आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसकी जो दो विधियां हैं इनको बहुत अच्छे से समझना, यहां से सवाल आने की परंपरा रही है, तो आगे भी आएंगे। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, एसडीएफ क्या है, एमएसएफ क्या है, बैंक रेट क्या है, सब आपको आना चाहिए। साथ ही साथ कोई कम हो रहा कोई ज्यादा हो रहा, क्या प्रभाव पड़ेगा लिक्विडिटी पे, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया। अगली यूनिट जो है वो है इंटरनेशनल ट्रेड की। यहाँ पे जो शुरुआत की ट्रेड की थ्योरी है, जैसे एडम स्मिथ का हो गया, रिकार्डो का हो गया, मिल का हो गया, वो सब आप पढ़ लेना। हेक्सर रोलिन को भी पढ़ लेना, हेबरलर को भी पढ़ लेना, भले ही इन्होंने ना लिखा हुआ, है ना, छोड़ना नहीं, मेरी सलाह यही है, सिलेबस में बंध के पढ़ाई ना करना। उसके बाद फिर स्वतंत्र व्यापार का कंसेप्ट, संरक्षण की नीतियां, है ना, प्रशुल्क हो गया, कोटा हो गया, अवमूल्यन हो गया, सब पढ़ जाना। व्यापार की शर्तें जितने प्रकार हैं सब आने चाहिए, कौन सी शर्त किसने दिया ये भी आना चाहिए, फार्मूला उसका क्या है ये भी आना चाहिए, विनिमय दर क्या है, कितने प्रकार हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, सब आना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का सिद्धांत डिटेल में आना चाहिए, बिल्कुल डीप में जाके इसको पढ़ना, बेसिक नहीं डीप में। असंतुलन होगा उसको कैसे दूर करोगे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आ जाता है आईएमएफ, तो आईएमएफ को ढंग से पढ़ना। आईबीआरडी जिसे आप विश्व बैंक के नाम से जानते हो, इसको भी ढंग से पढ़ लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बढ़िया से पढ़ना। डब्ल्यूटीओ बढ़िया से पढ़ना, इसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना, क्या पता सवाल पूछ ले। ब्रिक्स पढ़ लेना, है ना, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले मेरी सलाह मान के ये पढ़ना कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, निजी वस्तु क्या है, सार्वजनिक वस्तु क्या है, क्लब वस्तु क्या है, मेरिट गुड क्या होती हैं, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत या लाभ का सिद्धांत पढ़ लेना।
टैक्स के बारे में डिटेल से पढ़ना, इनकी थ्योरीज भी पढ़ लेना, ठीक है ना। कराघात क्या है, करापात क्या है, कर विवर्तन क्या है, ये चीजें। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के साथ साथ इसमें जो थ्योरी है, जैसे कि वैगनर की परिकल्पना, पीकॉक वाइजमैन की परिकल्पना, ये पढ़ना, छोड़ना नहीं, है ना। डेफिसिट फाइनेंसिंग, हिनार्थ प्रबंधन कैसे करोगे, आप नहीं करोगे, सरकार, है ना। ये चीज आपको आना चाहिए। पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण, इसके कंसेप्ट को पढ़ जाना, ठीक है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी फिस्कल पॉलिसी, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ये चीजें आप पढ़ना। केंद्र और राज्य सरकारों के आय के स्रोत, अब इसको ऐसे आप समझो ना, बजट वगैरह पढ़ लेना ढंग से। जब आप बजट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्र और राज्य के आय का स्रोत क्या होता है। और मेरी सलाह मान के आप इसमें ना फाइनेंस कमीशन भी पढ़ लेना, वित्त आयोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से लिखा ही नहीं भाई साहब, इन्होंने लिख दिया परंपरावादी और किन्स का रोजगार सिद्धांत। अब ये बताओ मुझे, क्या टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में गुणक, त्वरक, निवेश, उपभोग परिकल्पना, व्यापार चक्र, इनसे सवाल नहीं आता क्या? सवाल तो आता है ना। सिलेबस देखो, कहीं नहीं लिखा है। सिलेबस को ना उठा के फेंक दो। सच बता रहा हूं। सिलेबस बनाने वाले और क्वेश्चन पेपर बनाने वाले दोनों अलग अलग टाइप के इंसान हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताओ लिखा ही नहीं इन्होंने मेन मेन चीजों को, लेकिन आप पढ़ोगे, है ना। जो आपका रोजगार सिद्धांत है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसको पढ़ोगे। किन्स का अप्रोच पढ़ोगे, ठीक है। उपभोग की परिकल्पनाएं पढ़ोगे, निरपेक्ष परिकल्पना, सापेक्ष परिकल्पना, स्थायी परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना। गुणक का सिद्धांत पढ़ोगे, त्वरक का सिद्धांत पढ़ोगे, निवेश का सिद्धांत पढ़ोगे, व्यापार चक्र पढ़ोगे। ये सब पढ़ लेना। सिलेबस में बंद के पढ़ाई ना करना, नहीं नुकसान हो जाएगा। आर्थिक प्रणालियां इन्होंने बोला पढ़ लेना, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो ये तो इंडियन इकोनॉमी का है, हो जाएगा। अब पहुंच गए भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था इन्होंने डिटेल से लिखा है, पढ़ो आराम से। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, गरीबी, है ना, जनसंख्या के बारे में, फिर राष्ट्रीय आय ढंग से पढ़ना, है ना। भूमि सुधार, लघु और सीमांत कृषक, कृषि की समस्याएं, अल्प रोजगार, बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी को कैसे दूर करोगे। फिर इंडस्ट्रियल में आ जाओ, तो यहाँ ना आप शुरू करना 1948 की औद्योगिक नीति से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 से। आप 1991 की जो आपकी एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यहां तक ढंग से पहुंचना, है ना। सिलेबस की बात मत मानना। एमएसएमई ढंग से पढ़ना, ठीक है। जो भी नए अपडेट्स हुए हों इकोनॉमी में रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको पढ़ लेना। अगला है विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा विदेशी व्यापार की संरचना के बारे में पढ़ने को बोल दिया कि आयात प्रतिस्थापन क्या है, निर्यात संवर्धन क्या है। इसी में आप वो भी पढ़ लेना थोड़ा सा, एफटीपी 2023, विदेश व्यापार नीति 2023, इसको पढ़ लेना। आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति, है ना, कैसे आप मापन वगैरह करोगे, जैसे एचडीआई, पीपीएलआई, ये सब जानते रहो। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या होता है, इसको जानते रहो, ठीक है। पूंजी निर्माण वगैरह का कॉन्सेप्ट। और इन्होंने कुछ मॉडल लिखा, जैसे इन्होंने लिखा रोस्टोव का मॉडल पढ़ लेना। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ रोस्टोव का नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी मॉडल है सब पढ़ लेना, ठीक है। चाहे वो लिविंगस्टीन का सिद्धांत हो, नेल्सन का सिद्धांत हो, रोस्टोव हो गए, हर्षमैन हो गए, सब पढ़ लेना। भारत में आर्थिक नियोजन। अब भारत में आर्थिक नियोजन के साथ आप यहाँ पे एक तो जैसे 5 ईयर प्लान पढ़ोगे ही, इसी में आप ऐड कर लेना नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो ये ओवरऑल आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अच्छा, इन्होंने कहीं भी सांख्यिकी नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आपको ये सुझाव दूंगा कि बेसिक रूप से सांख्यिकी भी आप पढ़ लेना। भले ही इन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा, वो सवाल दे देंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो तैयारी जो करना थोड़ा अपर लेवल की करना, आयोग अपने प्रश्नों का लेवल बढ़ा चुका है, ठीक है ना। सिलेबस में बंद के तैयारी नहीं करना। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। इसके बाद तो कुछ नहीं है ना? हाँ, इसके बाद कुछ नहीं। इंग्लिश में भी देखें क्या, कुछ नया है क्या? वेट,
ये आपका जियोग्राफी का हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। हाँ, कुछ नया नहीं है। ठीक है, सब वही जो हिंदी में लिखा था वही इन्होंने इंग्लिश में उसका क्या किया है, ट्रांसलेशन करा दिया है। तो कुछ इसमें नया नहीं है ना। हाँ, सब कुछ वही है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस सुझाव यही है कि भाई सिलेबस में बंद के तैयारी ना करना, नहीं थोड़ा सा आपका नुकसान हो सकता है। बस यही सलाह है, अच्छे से तैयारी करो। आयोग अपने प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ा चुका है, तो आप अपनी तैयारी का लेवल भी बढ़ा लो, तभी आप बेहतर कर पाओगे, है ना। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसे होता है ना, मुझसे पूछा जाता है कि सर आप टीजीटी का भी पढ़ा रहे हो क्या। तो मैं तो देखो प्रॉपर जो है पीजीटी का ही पढ़ाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर आप पीजीटी का वो बैच लेते हो तो ये भी आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।